नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां देहरादून से खबर आपको बता दें, सहकारी समितियों के चुनाव हुए स्थगित। तो वही 18 और 19 मार्च को होने वाले थे यह चुनाव, जहां चुनाव चिन्ह आवंटन से पहले भी चुनाव स्थगित कर दिया गया है। तो वही सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने यह आदेश दिया है, जहाँ अध्यक्ष ने चुनाव स्थगित करने का आदेश जारी किया है। वहीं प्रदेश की 671 सहकारी समितियां, तो वही 450 में से हो चुका है चुनाव में विरोध निर्वाचन। वही 221 समितियों में होने थे चुनाव। बता दें, देहरादून से यह खबर है जहां सहकारी समितियों के लिए यह चुनाव स्थगित हो गया, जहां 18-19 मार्च को होने वाले थे चुनाव। वही चुनाव चिन्ह आवंटन से पहले स्थगित हुआ है चुनाव, जहां सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने यह आदेश जारी किया है, जहां अध्यक्ष ने चुनाव स्थगित करने का आदेश जारी किया है। वही प्रदेश की 671 सहकारी समितियां हैं, जहां 450 में हो चुका है चुनाव निर्विरोध निर्वाचन। तो वही 221 समितियों में यह चुनाव होने थे, जहां 18 और 19 मार्च को यह चुनाव होने थे, जहां सहकारी समितियों के चुनाव यह स्थगित किए गए। बता दें, 18 और 19 मार्च को यह चुनाव होना था। यह प्राधिकरण के अध्यक्ष ने यह आदेश दिया है। आदेश के बाद यह चुनाव स्थगित हो गया है। तो यह अध्यक्ष ने चुनाव स्थगित करने का आदेश जारी किया। देहरादून से यह खबर है जहां सहकारी समितियों के चुनाव स्थगित हो गए। 18 और 19 मार्च को होने थे चुनाव। तो ये चुनाव चिन्ह आवंटन से पहले स्थगित हो गए चुनाव। प्राधिकरण के अध्यक्ष ने यह आदेश जारी किया। आदेश जारी होने के बाद यह चुनाव स्थगित हो गया है, जहां प्रदेश के 671 सहकारी समितियां हैं, तो वही 450 में हो चुका है चुनाव निर्विरोध निर्वाचन। देहरादून से यह खबर है जहां सहकारी समितियों के चुनाव स्थगित हो गए। 18 और 19 मार्च को यह चुनाव होने थे। चुनाव चिन्ह आवंटन से पहले यह चुनाव स्थगित कर दिया गया है, जहां सहकारी निर्वाचन वही हमारे संवाददाता अवय कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अवय, सहकारी समितियों के लिए चुनाव होने थे 18 और 19 मार्च को, उसे स्थगित कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पूरा प्रकरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है सहकारी समितियों के चुनाव में, अब ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से भी दखलंदाजी यहाँ पर की जा रही है और लगातार इन सहकारी समितियों के चुनाव को लेकर विपक्षी दल आरोप लगाने का काम सत्ताधारी दल के ऊपर करते नजर आ रहे हैं। 18 और 19 मार्च को सहकारी समितियों के जो प्रबंधन समिति के जो सदस्य हैं जिन पर चुनाव होना था, उसकी घोषणा पहले से यहाँ पर की जा चुकी थी, लेकिन अब उन चुनावों को भी स्थगित करने का काम प्रबंधन समिति की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया है। और ये कहा जा सकता है कि अब ये चुनाव अगले तिथियों में कब होंगे, अभी उस पर कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन चुनावों को लेकर आरोप लगने का काम यहाँ पर सहकारी समितियों पर किया जा रहा है, तो उस पर अब इस समय कह सकते हैं कि प्रबंधन समिति सभी चीजों की जाँच यहाँ पर करना चाहती है। जिन चीजों पर शंकाएं खड़ी हो रही है, जो मतदाता सूची को लेकर भी कह सकते हैं कि जो शंकाएं खड़ी हुई है, उसको पहले यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसकी छटनी करने का काम सहकारी समिति यहाँ पर करेगी। पूर्व में भी कह सकते हैं कि फरवरी माह, जो विगत फरवरी माह था, उसमें भी सहकारी समितियों के चुनाव को लेकर तिथियों का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया था, लेकिन तब भी हाईकोर्ट की तरफ से सहकारी समितियों के चुनाव पर रोक लगाने का काम यहाँ पर कर दिया गया था। उसके बाद ये कह सकते हैं कि 600 से ज़्यादा जो समितियों में सदस्यों के जो चुनाव होने थे, उसमें से 400 से ज़्यादा सदस्यों के चुनाव निर्विरोध तरीके से हो चुके थे। 221 पदों पर ये कह सकते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर चलनी थी और उसकी तिथियों का ऐलान भी यहाँ पर हो चुका था। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से सवाल खड़े किए हैं, जो राज्य सरकार से जवाब मांगा है, तो उस पूरे प्रकरण पर अब ये कह सकते हैं कि सहकारी समितियों जो प्रबंधन समिति थी, उनकी तरफ से चुनाव भी स्थगित कर दिए गए और साथ में जो हाईकोर्ट की तरफ से जिन चीजों पर जवाब मांगने का काम यहाँ पर किया गया था, उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है, ताकि हाईकोर्ट में प्रबंधन समिति के सदस्यों के पद पर जो चुनाव होने उसको लेकर जवाब दाखिल किया जा सके। पूर्व में ये कह सकते हैं कि विगत वर्ष में, यानी पिछली बार जो चुनाव सहकारी समितियों को लेकर हुए थे,
थे उसमें भले ही बोर्ड बीजेपी का बनता हुआ नजर आया था, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से साफ तौर पर सत्ताधारी दल के ऊपर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप यहाँ पर लगाया गया था और पद का दुरुपयोग करने का आरोप ये कह सकते हैं कि जो सहकारी जो मंत्री हैं उनको ऊपर भी यहाँ पर लगाया गया था। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस बार जो चुनाव यहाँ पर होने थे उसमें ज्यादातर पदों पर निर्विरोध चुनाव यहाँ पर हो चुके थे, लेकिन 221 पदों पर चुनाव यहाँ पर होने थे, लेकिन अब वो भी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थगित करने का काम उसको कर दिया गया। अगली तिथियों का ऐलान प्रबंधन समिति की तरफ से जल्द ही यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए कहा जा सकता है कि अभी जो वस्तु स्थितियां रहेंगी चुनाव को लेकर जो वस्तु स्थितियां रहेंगी उस पर विचार विमर्श पुनः यहाँ पर किया जा सकता है, चाहे वो मतदाता सूची को लेकर हो, जो प्रबंधन समितियों के लिए मतदान यहाँ पर होना चाहे उसके मतदाता सूची को लेकर हो या फिर जो चुनावी प्रक्रिया है उसको लेकर हो। उन सब चीजों पर जब तक ये कह सकते हैं कि सही पारदर्शी चीजें सामने नहीं आ पाती है तब तक अगली तिथियों का ऐलान यहाँ पर होना अभी मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। अभय, प्राधिकरण के अध्यक्ष ने यह आदेश जारी किया था जिसके बाद चुनाव स्थगित हो गया है। चुनाव की अगली तारीखों का ऐलान कब तक हो सकता है? देखिए, अभी ये जल्दबाजी होगा कि चुनाव की जो तिथियां होंगी उनका ऐलान यहां पर प्रबंधन समिति की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन जो प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं जिनकी तरफ से साफ तौर पर चुनाव स्थगित करने के आदेश यहां पर जारी किए गए, उन्होंने कुछ चीजों पर इस समय आशंका यहां पर व्यक्त करी। सबसे पहला 221 पदों पर जो प्रबंधन समिति के सदस्य पदों के लिए जो चुनाव होना था उनमें से कुछ ऐसे पद हैं जो अभी भी विवादास्पद यहाँ पर कहे जा सकते हैं। कई ऐसे चीजें यहाँ पर हैं जिस पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े उठते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए पहले उन सब चीजों को सुलझाने का काम प्राधिकरण की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। जैसे ही वो चीजें स्पष्ट हो पाएंगी उसके बाद अगली जो चुनाव की जो तिथियां होंगी उन तिथियों को घोषित करने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि अगले 1 माह के भीतर पुनः इस चुनावी प्रक्रिया को शुरू करने की आशंका यहाँ पर जताई जा सकती है। जो प्राधिकरण के जो सूत्र बता रहे हैं उन सब चीजों की ओर इशारा कर रहे हैं कि अगले 1 माह के भीतर उन सब चीजों की प्रक्रिया को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके बाद नई जो तिथियां होंगी चुनाव की उन पर किया जाएगा। उसके बाद 221 पदों के जो चुनाव यहाँ पर होने, सदस्य पदों पर जो चुनाव होने, उसकी चुनाव प्रक्रिया यहाँ पर होगी। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि इस सहकारी समितियों को लेकर जो चुनाव यहाँ पर होने हैं, सहकारी समितियों के जो चुनाव यहाँ पर होने हैं, वो पूरी तरीके से चर्चाओं का विषय यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि विपक्षी दल लगातार आरोप लगाने का काम यहाँ पर कर रहा है कि जो सहकारिता के जो मंत्री हैं उनकी तरफ से पद का दुरुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है। अपने पार्टी के या अपने जो चहेते लोग हैं उनको सहकारी समितियों पर काबिज करने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये चुनाव स्थगित हुए हैं उस चुनाव में कहीं ना कहीं कुछ आशंकाएं ऐसी थी या कुछ गड़बड़ियों के स्तर की ओर इशारा किया जा सकता था, जिस पर ये कह सकते हैं कि जांच होना या फिर जो चुनावी प्रक्रिया के तहत जो काम वहां पर होना वो वहां पर होना लंबित था। इसीलिए उन सब चीजों को करने का वक्त यहाँ पर मिल गया है। पहले वो सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट हो पाएंगे और उसके बाद ही अगली जो चुनाव की तिथियां होंगी उनको घोषित करने का काम प्राधिकरण की तरफ से किया जाएगा। जी ठीक है अभय, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खबर देहरादून से हाई कोर्ट ने सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। वही स्थानांतरण एसओपी स्थगित का राज्य सरकार से जवाब मांगा है। तो वही एलटी ग्रेड के अंतर क्षेत्रीय तबादलों का भी मामला है, जहां राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश भी दिया गया है। वही 26 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी शिक्षकों के अंतर मंडलीय स्थानांतरण के संबंध में सरकार द्वारा 23 दिसंबर 2024 को जारी एसओपी को फिलहाल स्थगित कर दिया है। तो इस मामले पर सरकार के 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने को भी कहा है। तो वहीं मामले की सुनवाई जज रविंद्र मैथाड़ी की एकल पीठ में हुई है। तो कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 26 मार्च फाइनल की है। तो गेस्ट टीचर कमल सिंह और अन्य ने 4 जून 2024 को जारी कैडर परिवर्तन संबंधी आदेश को संशोधित करने के संबंध में 23 दिसंबर 2024 को जारी एसओपी को चुनौती दी है। तो याचिकाकर्ताओं ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के अंतर मंडलीय स्थानांतरण आदेश जारी करने के संबंध में निदेशालय द्वारा जारी 6 मार्च 2025 के पत्राचार को भी चुनौती दी है।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां वरिष्ठ बीजेपी नेता कमल जिंदल को पार्टी हाईकमान ने विश्वास जताते हुए पुनः जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी है। तो उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर पार्टी मुख्यालय में सुबह से ही अध्यक्ष की दौड़ में सभी पार्टी नेता मौजूद है। तो दोपहर करीब चुनाव अधिकारी ने पार्टी हाईकमान की तरफ से आए नाम की घोषणा की, जहां घोषणा होते ही कमल जिंदल समर्थक पार्टी कार्यालय में खुशी मनाते हुए नारेबाजी भी करने लगे। वहीं इसके बाद रुद्रपुर और सितारगंज में स्वागत जुलूस भी निकाला गया। वहीं आपको बता दें, पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं कार्यकर्ता जुलूस में भी नाचते गाते दिखाई दिए और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन का धन्यवाद करते हुए कहा, आने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव और सहकारिता चुनाव में निश्चित ही जिले में बीजेपी जीतेगी, यही मेरा संकल्प है। ये सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, महामंत्री संगठन जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और आने वाले चुनाव में 2027 का चुनाव, पंचायत चुनाव और सहकारिता चुनाव भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उधम सिंह नगर जीतेगी, यही मेरा संकल्प है। पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। पार्टी तो मैं बूथ स्तर का अध्यक्ष रहा हूँ, बूथ अध्यक्ष के बाद सीधा जिला, कभी फिर नगर अध्यक्ष बना, जिला अध्यक्ष बना, युवा मोर्चा का, फिर जिला अध्यक्ष रहे। तो पार्टी के हम कार्यकर्ता हो तो पार्टी के दायित्व तो मिलते रहते हैं। इसमें कोई पार्टी जिसको चाहे दायित्व दे सकती है, इसमें कहीं कोई विशेष बात नहीं है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रामनगर से है, जहां दिन दहाड़े मुख्य बाजार में अज्ञात महिला चोरों द्वारा एक वृद्ध महिला से बैग से 56,000 रुपए की नकदी चोरी करने के साथ ही अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। तो वहीं मुख्य बाजार में घटी इस घटना के बाद लोगों में जहां एक और हड़कंप मचा है, तो वहीं होली पर्व को लेकर बाजार में बढ़ रही लोगों की भीड़ के कारण अब व्यापारियों में भी दहशत बनी हुई है। तो वहीं दिन दहाड़े हुई घटना के बाद जहां एक और घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस में हड़कंप मच गया है, तो वहीं चोरों ने पुलिस के सुरक्षा दावों की पोल खोलने के साथ ही पुलिस पर कई सवाल भी खड़े कर दिए। देवी चोरपानी बैंक में गई, बैंक से मैंने 55,000 रुपये निकाले। 20 200 के नोट दिए उन्हें, 20 हज़ार के। एक दिया 10,000 एक के नोट थे। वो मैंने एक काला बैग था, वो बैग के अंदर वो डाला। वहाँ से मैं इधर बैंक के ऊपर पतंजलि की दुकान है, वहाँ पर गई मैं। थोड़ा मैंने डॉक्टर को दिखाया वहाँ पर, फिर मैंने वहाँ से थोड़ा घी लिया पाव भर। वहाँ से मैं ये गली को आई, इधर को आई तो इधर कोई मेरी जान पहचान मिली, उसने मेरे को प्रणाम करा, मैं थोड़ी मिली। वहाँ पर थोड़ी भीड़ भी हो रही थी। वहाँ से मैं इधर ही को निकली। यहाँ पर मैंने एक दुकान है सब्जी के आगे, वहाँ पर भिंडी तुलवाई। वो भिंडी तुलवाने के लिए मैं बैग देखा तो अंदर बैग ही नहीं। क्या क्या सामान गया आपका? उसमें मेरा आधार कार्ड और क्या कहते हैं, पिन कार्ड, क्या क्या होते हैं, और एटीएम कार्ड, पासबुक और फ़ोन की डायरी, उसी में डायरी में मोबाइल फ़ोन, 55,000 रुपये। कैमरे में दिख रहे हैं, वो 2 लेडीज लगे हैं, कह रहे हैं पीछे से। हाँ, पुलिस को सूचना दे दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर नैनीताल से है, जहां हेलीपैड निर्माण कार्य पूरे होने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन शुरू कर दिया गया है। तो वहीं जिसमें भीमताल को पर्यटन के क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी, जिससे जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 85,55,000 रुपए की लागत से 900 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में एक हेलीपैड बनाया गया है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर उतरने की क्षमता है। तो वहीं DGCA के अधिकारियों की तरफ से हेलीकॉप्टर उतारकर हेलीपैड का ट्रायल भी किया जाना है। इसके बाद देहरादून से मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से इस हेली सेवा की शुरुआत की। तो वहीं इस मौके पर भीमताल के विधायक सहित कई सामाजिक इस वर्चुअल उद्घाटन में शामिल हुए। तो वहीं देहरादून से मुख्यमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो आपको बता दें, वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री का आभार भी जताया गया। उड़ान योजना के अंतर्गत ये सेवाएं शुभारंभ करने जा रहे हैं और ये सभी सेवाएं हमारे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे जहां एक और राज्य में हमारे पर्यटन को, आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय
जो लोग हैं उनके जीवन में भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। भाइयों बहनों, अभी जब हम यहाँ अपनी लाभार्थी बहनें जो आज हेली सेवा से आने वाली हैं, उनसे जब बात कर रहे थे, उनकी बात सुन रहे थे, तो उन्होंने किस प्रकार से बताया कि काफी कठिन यहाँ से देहरादून पहुँचना और देहरादून से वहाँ पहुँचना, लगभग अगर दोनों तरफ का समय आने जाने का गिन लिया जाए तो 24 घंटे का समय लगभग लग जाता है आने जाने में। एक बड़ा समय और समय की भी बचत होगी और जो कठिनाई भरा रास्ता है उसके लिए भी कहीं ना कहीं आसान पहुंच हो जाएगी। और कभी किसी संकट काल में या किसी समय कोई इमरजेंसी होती है, उस समय में बहुत आसानी से हमको अन्य सेवाएं भी मिल पाएंगी। इसके साथ साथ ही चाहे बागेश्वर हो, नैनीताल हो या मसूरी हो, ये हमारे राज्य के बहुत ही सुंदर स्थान हैं, जहाँ नैनीताल का अपना महत्व है, मसूरी का अपना महत्व है, बागेश्वर क्षेत्र का अपना महत्व है। ये सांस्कृतिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों की जो प्राकृतिक सुंदरता है, शांत वादियां हैं, हरे भरे पहाड़ हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं, समृद्ध संस्कृति देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। नैनीताल जिसे ऋषियों की तपोभूमि माना जाता है, अपनी मनोरम झीलें, नैना देवी का मंदिर, शक्तिपीठ, कैंची धाम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बागेश्वर की मैं बात करूं तो सरयू, गोमती नदी का है, कोट भ्रामरी मंदिर, बैद्यनाथ धाम, बागनाथ मंदिर, ऐसे अनेक और प्रसिद्ध उत्तरायणी मेला वहां का जाना जाता है। और अभी हमारे विधायक जी ने और वहां के लोगों ने बड़ा प्रयास करके जो हमारी वहां पर कीवी की फसल का उत्पादन शुरू किया है, वो कीवी की फसल, उसकी मांग आज पूरे देश दुनिया में बढ़ती जा रही है। लीती, सामा ऐसे क्षेत्रों में जो हमारी दुर्गम स्थान है, उन स्थानों पर एक अच्छा प्रयास वहां पर किया जा रहा है। मैं बहुत बधाई बागेश्वर की टीम को देना चाहता हूं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा पहाड़ विरोधी दिए गए बयान के बाद सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं सामाजिक संगठन सुराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने भी जन आंदोलन की चेतावनी दी है। जहां रमेश जोशी से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड की राजनीति में कई ऐसे पहलू इस समय देखने को मिल रहे हैं जो राज्य के लिए, ये कह सकते हैं कि राज्य की जनता के लिए समावेशित करना बड़ा मुश्किल का काम यहाँ पर होता नजर आ रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रमेश जोशी जी, स्वराज सेवा दल के संस्थापक अध्यक्ष हैं, और उनसे बातचीत करेंगे। सर, लगातार आप लोग पहाड़ की बातों को उठाते हैं, उत्तराखंड राज्य के जो मूल मुद्दे उनको उठाते हुए हैं। इस समय पहाड़ और मैदान का बड़ा इशू चल पड़ा है, कई तो नेता भी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। देखिए, मुद्दा जो है वो पहाड़ और मैदान का नहीं है, मुद्दा प्रेमचंद अग्रवाल के अहम और वहम का है। अगर बात करें पहाड़ और मैदान की, तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रेमचंद ने मैदान के लोगों के लिए क्या किया। उन्होंने देखिए तमाम जो मैदान के लोग, जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, जब आज़ादी की लड़ाई हुई, तो उस समय जो लोग यहाँ पर आए, उन्होंने उस समय खेती के पर्पज़ से जहाँ पर बसे, सरकार ने ज़मीनें दी, वो आज तक पक्की नहीं हो पाई। आवासीय मंत्री रहे हैं आप, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, बताइए आपने प्रदेश में मैदान के लोगों के लिए क्या किया। तमाम बात जब आती है तो ये आता है कि ये लोग केवल अपना घर भरने में लगे हुए हैं और मैदान और पहाड़ में बांटने में लगे हुए हैं। विधानसभा में जिस प्रकार से उन्होंने गाली दी उत्तराखंडियों को, ये उत्तराखंडियों की अस्मिता की लड़ाई है, जिसके लिए राज्य आंदोलन किया, माता बहनों ने योगदान दिए, तमाम रामपुर तिराहे जैसी घटनाएं हुई, उसकी जो लड़ाई थी वो इसलिए थी कि उत्तराखंड में लोग सुख शांति से रह सकें, यहाँ मर्यादा में रह सकें, अनुशासन से रह सकें। तो प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा जिस प्रकार, जबकि उनको पता था कि पूरे देश में पूरी दुनिया उनके को विधानसभा के पटल पर देख रही है, जब उनके द्वारा इस प्रकार से गाली दी गई, तो आप बताइए कि क्या ये पहाड़ और मैदान है? ये उत्तराखंड की अस्मिता है। जब राज्य लड़ के लिया है तो अपनी इज्जत तो बचाएंगे ना। इन लोगों से, मंत्रियों की गालियाँ तो नहीं सुनेंगे।
देखिए सर, ये तो खुद को प्रेमचंद अग्रवाल जी विधानसभा में खड़े होके बोलते हैं कि मैंने राज्य के आंदोलन में भाग लिया, जेल गए, उनसे जोंगर किया, और आज फिर उनके ऊपर उनकी काबिलियत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनके तो कई पीढ़ी जो व्यक्ति राज्य आंदोलन में जेल जाते, वो इस प्रकार राज्य के लोगों को गाली नहीं देते। उन्होंने अनुशासन सीखा होता है, उन्होंने तड़प देखी होती है, उन्होंने राज्य की लड़ाई के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने बलिदान देखे होते। ये तो वही है कि इन्होंने, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस प्रकार की घटनाक्रमों से कि इन्होंने जो राज्य आंदोलन का ये जो प्रमाण पत्र बनाया है, ये भी फर्जी है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से बन गया, और तमाम तरीके से जिस प्रकार से उनके द्वारा कृत्य हैं, कभी वो नेगी जी के साथ मार पिटाई करते हैं, कभी वो गाड़ी को ओवरटेक करते हुए रॉन्ग साइड से लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, कभी विधानसभा के पटल पर उत्तराखंडी को गाली देते हैं, और कभी मैदान के लोगों के व्यापारियों का शोषण करते हैं। उनके द्वारा अगर कोई होटल मॉल बनाए जाते हैं, उसमें अगर उनकी पत्ती ना हो तो उनको सीज करवाने का एक काम करते हैं। ये कार्य चल रहा है इनके द्वारा। तो इस प्रकार के मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनको बर्खास्त नहीं करेगी तो निश्चित तौर से उत्तराखंड से भाजपा बर्खास्त कर दी जाएगी। ये तो आप कह रहे हैं, बीजेपी काम नहीं कर पा रही है, इनके खिलाफ ना तो कोई एक्शन ले पा रही है। पहला मामला नहीं है कि विधानसभा में इन्होंने चीज, इससे पहले भर्ती घोटाले में इनका नाम आ चुका है। कई बार खुलेआम सड़कों पर पिटाई कर आम आदमी की पिटाई करते हुए भी नजर आ चुके हैं। क्या लगता है बीजेपी के नेताओं में अब वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, संगठन के बड़े नेताओं में, कि इनके ऊपर कार्रवाई करें? देखिए, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, या तो भारतीय जनता पार्टी का विनाशकाल आ चुका है, या फिर ये लोग देखिए क्या करते हैं। वैसे तो हमें अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से पूरी उम्मीद है। वो जिस प्रकार उत्तरकाशी आए थे और उन्होंने जो है प्रेमचंद अग्रवाल को नहीं आने दिया, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत दिल्ली दौरे पर गए, दिल्ली रवाना हुए, तो उससे ये स्पष्ट है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बैठे हैं। वहाँ उन्होंने तपस्या करी है और उत्तरकाशी आए, तो निश्चित तौर से इस बार एक्शन लेंगे, और नहीं अगर उनको हटाएंगे तो फिर उत्तराखंड के लोगों का हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से विश्वास उठ जाएगा, और फिर एक स्वराज, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगा। क्या लोगों को भी उसमें शामिल करेंगे उस आंदोलन जी, में, ताकि बिल्कुल। ये पूरी मुहिम एक रंग ला सके? अगर देखिए 20 दिन का समय दे रखा है, 5 दिन आज पूरे हो चुके हैं, और आज फिर से प्रेस वार्ता हमारे द्वारा रख कर करी गई और जिसे याद दिलाया गया। अगर 20 दिन के अंदर अंदर प्रेमचंद अग्रवाल को उन्होंने मंत्रिमंडल से नहीं हटाया तो एक बड़ा आंदोलन लिया था, क्योंकि जब भी आंदोलन शुरू होते हैं किसी एक चिंगारी से होते हैं, और आज ये चिंगारी इस प्रदेश में लग चुकी है, और अगर ये चिंगारी को बुझाना है तो प्रेमचंद अग्रवाल को हटाना पड़ेगा, अन्यथा एक दिन एक बड़ा जन आंदोलन होगा और भारतीय जनता पार्टी फिर इस देश से बर्खास्त होगी। थैंक यू जोशी बातचीत करने के लिए। बिल्कुल ये कह सकते हैं स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है, सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर अब भी समय रहते हुए कैबिनेट मंत्री जो खासतौर पर उत्तराखंड वासियों के लिए असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो फिर आने वाले दिनों में एक व्यापक जन आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा, और यही वो जन आंदोलन होगा जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय होगा और सरकार के लिए भी चिंता बनती हुई नजर आएगी। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने सिलथाम चौकी के लिए चिन्हित नई भूमि का निरीक्षण किया। तो वही नया भवन अब सिलथाम से मेडिकल कॉलेज के सामने शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ नया भवन आधुनिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा, जिसमें पुलिस कर्मियों की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान भी दिया जाएगा। तो वही इस मौके पर रेखा यादव ने संबंधित ठेकेदारों को निर्देश भी दिए हैं कि इमारत में उच्च गुणवत्ता के निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाए, ताकि चौकी का निर्माण गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित हो सके। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया